हेलो बेटे, क्लास 9th मैंने आपको इससे पहले पंत जी द्वारा रचित, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित जो आपका चैप्टर था उसका पार्ट 1, ग्रामश्री जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और अब मैं आपको उसका थोड़ा बचा हुआ पार्ट और प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, उसके आगे मैंने वो आज अधूरा था, यहाँ से मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा नदी के किनारे रेत यानी बालू जो है वो 7 रंगों की ऐसे बिछी हुई है, लगता है कि जैसे बालू के सांपों से बालू सांप अंकित हो गए हों, यानी कि सांप उसमें चल रहे हों, बीच बीच में टूटा हुआ भी है वो बालू। तो कवि चित्रित कर रहा है कि ऐसा वो 7 अनेक रंगों से युक्त जो रेत है वो ऐसा लगता है कि मानो वह बालू से सांपों का निर्माण कर रही हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। ठीक है, और तट माने किनारे पर सरपत जो है, सरपत कहते हैं घास हो। ठीक है, हरी हरी घास जो है वो छाई हुई, और साथ में तरबूजों की खेती। नदी के किनारे तरबूज जो होता है वो बहुत अधिक पैदा होता है, तो यह नदी के किनारे घास फैली हुई और तरबूजों की से फैली हुई जो फसल है वह बहुत ही शोभायमान लग रही है। उंगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई। कलगी कहते हैं जो बगुले होते हैं, जो सारस होते हैं, जो आते हैं उसमें खेतों में, तो उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है सिर के ऊपर का, उसे कलगी बोलते हैं। तो उस कलगी को बगुले अपने हाथ से, जब कोई भी पक्षी होता है अपने हाथ से, अपने पंजों से अपने सिर को खुजलाता है, तो कवि उसे कैसे चित्रित कर रहे हैं? कवि कहते हैं कि अपनी उंगली को कंघी बना करके बगुले जो हैं अपने कलगी को मानो संवार रहे हैं, यानी कि अपनी सुंदरता को और द्विगुणित कर रहे हैं उस कलगी को संवार के। तिरते जल में सुरखाप पुलिन पर मगरौती रहती सोई। तिरते जल में सुरखाप, सुरखाप बेटे एक पक्षी का नाम है जिसे चक्रवाक पक्षी कहा जाता है। ठीक है, जल में जो सुरखाब यानी चक्रवाक जो पक्षी है, और उसके अलावा वह जो है वो तैर रहा है। पुलिन पर मगरौठी, मगरौठी रहती सोई। पुलिन पर मीन्स यानी पुलिन किनारा है, किनारे पर, उस नदी के किनारे पर मगरौठी रहती सोई। मगरौठी भी एक पक्षी है। मगरौठी जो है वो आलस्य के कारण, क्योंकि उस समय बहुत ठंडा भी नहीं है बहुत गर्मी भी नहीं है, तो इसके कारण उसे आलस्य हो रहा है और वो सोई हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब दूसरा देखिए, अभी मैं आपको एक साथ दोनों के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। हंसमुख हरियाली हिमादब सबसे इम्पोर्टेंट है बेटे, ये वाला जो स्ट्रेंजा है, ये स्ट्रेंजा अधिकांश एग्जाम में आता है। हंसमुख हरियाली हिमादब, तो हिम मीन्स जाड़ा शीत, आतप मीन्स धूप यानी कि धूप की समाप्ति, और जाड़े की समाप्ति, शीतकाल की समाप्ति और धूप का आगमन। तो ऐसा वातावरण देखकर हरियाली जो है वो प्रसन्न चित्त है। हंसमुख मीन्स प्रसन्न हो रही है। सुख से अलसाए से सोए, और दोनों ही कौन? हिमातप मीन्स वह और हरियाली, ऐसा लग रहा है मानो सुखपूर्वक अलसा करके सो गए हैं। अलसाए से हुए, अलसाए के समान, फिर से उनका अलंकार, मानो आलस्य से के समान भरकर सो गए हैं। भीगी अधियारी में निस्की तारक स्वप्नों में से खोए। और अंधियारा जो है वो क्या है? निशमीस रात में, रात में ओस गिरने के कारण मानो अंधियारा जो है वो भीग गया है। ठीक है, जो रात में ओस गिर रही है उस ओस के गिरने से नमी हो गई है वातावरण में, ऐसा लग रहा है मानो रात जो है वो भीग गई है। तारक स्वप्नों में से खोए, और तारे जो हैं ऐसे वातावरण में मानो सपनों में खो गए हैं। जो तारे हैं आसमान में वो ऐसा लग रहा है स्वप्न देख रहे हैं, और वह इस सुंदर वातावरण में ऐसे खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ध्यान दीजिए, मरकत कहते हैं पन्ना नाम के रत्न को। पन्ना नाम का रत्न होता है वो हरा होता है, और वो जिस डिब्बे में रखा जाता है अपनी आभा से उस डिब्बे को भी हरा भरा कर देता है, अपनी शोभा से, अपनी उज्ज्वलता से। ठीक है, तो उसका जो फ्लेम चारों तरफ फैलती है उस मरकत के पन्ना रत्न की, वो वही
पूरे गांव को चित्रित कर रहा है। जिस डिब्बे में पन्ना रत्न रखा होता है उस डिब्बे को अगर खोलोगे तो हरितिमा तुम्हें बाहर से ही दिखाई देगी, हरा भरापन। तो कवि कहते हैं कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, पन्ने के रखे हुए, पन्ना रत्न के रखे हुए डिब्बे के समान, उपमा अलंकार के समान होने से खुला ग्राम मीन्स वह गांव जो है खुला हुआ है, यानी सुंदर लग रहा है। पन्ना रत्न के डिब्बे के समान वह गांव जो है वो खुला हरा भरा लग रहा है। और उसके ऊपर नीलव नभ आच्छादन, उसके ऊपर नीले रंग का आसमान, नभ मीन्स आसमान, आच्छादन मीन्स ढका हुआ है। मरकत के डिब्बे के समान खुला हुआ गांव है, उसके ऊपर से नीले रंग का आसमान जो है वो आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ है, उसे चारों ओर से घिरा हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, तो ऐसे वातावरण में क्या हो रहा है बल? निरुपम हिमांत, निरुपम मीन्स जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, हिमांत मीन्स जब सर्दी की ऋतु समाप्त हो रही है, गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो रही है, उसे हिमांत कहा गया। स्निग्ध मीन्स स्नेहपूर्ण, शांत मीन्स शांत वातावरण वाला, यानी उपमा जिसकी नहीं दी जा सके, ऐसी जो वातावरण है, ऐसा जो समय है, ऐसा जो काल है, यानी कैसा काल? शीतकाल की समाप्ति और गर्मी की का आगमन, इस समय जो है वो उपमा इसकी नहीं दी जा सकती पर, और ऐसे में स्नेहपूर्ण शांत वातावरण में ये पूरा गांव की जो शोभा है, निज शोभा में अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से हरता जनमन, जन मीस लोगों का, मन मीस मन को, हरता मीस हर रहा है, यानी कि उनको मनोहारी बना रहा है। अपने उपमा रहित शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्मकाल का आगमन में अपने स्नेह वातावरण में शांत होकर के वह गांव की शोभा जो है वो सारे लोगों के मन को हर रही है, यानी बहुत ही मनोहर दृश्य उत्पन्न कर रही है। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके आधार पर आपके प्रश्न क्या बने? ऊपर वाले इसमें देखिए, पहले इसमें क्या प्रश्न बनते हैं कि गंगा के तट पर रेत और तरबूज की खेती का वर्णन कवि किस प्रकार कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि गंगा की तट किनारे पर जो रेत है वो कैसी लग रही है? टेढ़ी मेढ़ी होकर ऐसी चित्रित हो रही है कि मानो सांप हो, उसमें सांप के आकार का चित्रण कर रही है। और तरबूज की खेती और घास जो है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। ठीक। अच्छा, बगुले की सौंदर्य का वर्णन कवि किस प्रकार करते हैं? यहाँ पर आपने कहा ना, बगुले कलगी से संवारते हैं कोई, ठीक है। तो बगुले क्या कर रहे हैं? बगुले जो है अपने हाथ से अपनी कलगी, यानी कि अपनी को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कंघी हाथ से बना करके अपनी कलगी को प्यार से फेर कर उसे संवार रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरखाब और मगरौठी गंगा के नदी के किनारे पर कैसे आनंदित हो रहे हैं? सुरखाब मैंने बताया था, उसे पक्षी को चक्रवाक कहते हैं। और गंगा में जैसे बहते, गंगा के बहते जल में मानो तैर रहा है वो चक्रवाक पक्षी। और मगरौठी क्या कर रही है? ऐसा आलस्य युक्त वातावरण होने के कारण सो जैसी रही है, मानो बहुत अधिक आनंद प्रकट कर रही है। ठीक है। सरपत का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था, सरपत का अर्थ है किनारे। ठीक है, छाया हुआ, यानी कि उसमें तिनकों पत्तों का समूह। सरपत मीन्स होता है घास, वैसे तिनकों का समूह जो है वो जो सरपत यहाँ पर आपने बताया था, इस सरपत का मतलब है तिनके का समूह या घास का उत्पन्न होना। ठीक हो गया बेटे। अब आगे देखो दूसरे वाले का, हंसमुख हरियाली हिमातब से। इसमें हंसमुख हरियाली को हंसमुख कहने का कवि क्या दर्शाना चाहते हैं? क्यों कह रहे हैं वो हंसमुख हरियाली को? क्योंकि हरियाली पर सूर्य की जब धूप पड़ती है, सूर्य से उसमें कलर आता है हरियाली से, तो वो प्रसन्नचित्त हो। सूर्य जो है सबका प्राणदायक है, पूरी प्रकृति, पूरे वातावरण, पूरे संसार, पूरे सृष्टि का। तो उस सृष्टि को में सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वह तो प्रसन्नचित्त हो ही जाती है। तो यहाँ पर हरियाली और भी प्रसन्नचित्त कवि चित्रित कर रहा है। ठीक। तारों भरी रात का कवि किस तरह से वर्णन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कवि? कवि कहते हैं कि जो तारों भरी रात है वो ओस पड़ने से, वातावरण में ओस पड़ने से मानो भीग गई है, और ऐसे वातावरण में तारे मानो अलसा करके सो गए हैं और मीठे सपनों में खो गए हैं। ये वर्णन कर रहे हैं। ठीक। कवि ने
मरकत के डिब्बे से उस गांव की तुलना क्यों की? एक प्रश्न और बनता है आपका, क्योंकि जो गांव है वो क्या है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगे फल फूल हैं, हरी हरी फसलें हैं और रंग बिरंगी तितलियाँ उसमें मंडरा रही हैं और फसलें जो है वो महक रही हैं, लहक रही हैं, सब्जियां लहक रही हैं। तो इसलिए कवि ने सारी इस सजी हुई धरती को दर्शाने के लिए इसकी तुलना मरकत यानी पन्ना के डिब्बे से की, पन्ना नाम की रत्न से की। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से गांव की कौन सी शोभा जनमन को हर रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हरता जनमन। ठीक है, गांव की कौन सी शोभा इस जनमन को हर रही है? कौन सी शोभा हर रही है? गांव की हंसमुख हरियाली है, ठंडी भीगी रातें हैं, सुनहली फसलें हैं, शांत वातावरण है और नीले रंग का आकाश ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिससे कि लोगों को वह चित्रण बहुत ही मनोहारी लग रहा है। मनोहारी मीन्स मन को हरने वाला, यहाँ पर भी तन मन को हरने वाला ही बताया। ठीक बेटे, ये तो आप हो गए इसकी आधार पर क्वेश्चन आंसर। अब आपके प्रश्न जो है, जो बुक में प्रश्न है वो है, फर्स्ट प्रश्न है आपका, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा? मैंने आपको अभी बताया हरता जनमन क्यों कहा, क्योंकि वो उसकी शोभा जो है वो क्या है, गांव की अनुपम है, उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। चारों तरफ मखमली हरियाली फैली है और सूर्य की शोभा चमक रही है। उसके अलावा ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी प्रसन्न है। अनेक फलों फूलों फसलों के साथ जो प्रकृति है वो अपने आप में अपनी शोभा को समाहित ही नहीं कर पा रही, अपनी शोभा को दर्शा ही नहीं पा रही है। इसलिए पृथ्वी जो है वो इतनी प्रसन्न है और उस प्रसन्न पृथ्वी को देखकर मनुष्य जो है वो और अधिक प्रसन्न है, इसलिए कवि ने कहा हरता जनमन। ठीक, दूसरा प्रश्न आपकी बुक में है कि कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कौन से मौसम का? बसंत ऋतु के, शिशिर की समाप्ति, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु का आगमन, वो बसंत ऋतु कहलाता है। और इसी मौसम में अनेक प्रकार के पेड़ों में फलों में मंजरियाँ आती हैं, फूल आते हैं, तो इसलिए कवि ने इसका वर्णन किया। उसका नेक्स्ट है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा? गांव को मरकत के डिब्बे सा? क्योंकि चारों ओर मखमली हरियाली फैली है और चारों ओर अनेक रंगों की लालिमा छाई हुई है, अनेक तरह की फसलें लहलहाने से वातावरण जो है वो बहुत ही मनमोहक हो गया है, तितलियाँ उड़ रही हैं, रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है और मीठी मीठी धूप जो है वो सौंदर्य को और भी अधिक द्विगुणित कर रही है, बढ़ा रही है। इसलिए कवि ने उसकी तुलना मरकत के डिब्बे की आभा से की। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न और है आपका, अरहर और सनई के खेत कवि को किस तरह से दिखाई देते हैं? किस तरह से दिखाई दे रहे हैं अरहर और सनई के खेत? कि कमर पर, जैसे कमर पर कोई किंकड़ियाँ बांध देता है, करधनी, कमर पर करधनी बांध देता है, वैसे सुनहरी रंग की घुंघरों वाली करधनी के रूप में मटर और किसको दर्शाया? अरहर और सनई को दर्शाया, पीले रंग का। यानी कि अरहर और यानी कहने का मतलब कवि का ये है कि अरहर और सनई पर सुनहरी रंग की बसती हुई फलियाँ आ गई हैं। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका लास्ट, भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत अच्छी तरह से भाव स्पष्ट आपको बता रखा है कि किसका किस कविता में क्या भाव है। ठीक बेटे, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोनों पार्ट मैंने, सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले दिन एक्सप्लेन किया था, ये दूसरा पार्ट हो गया। आशा है आपको अच्छी तरह से पार्ट समझ में आ गया हो। प्रश्न उत्तर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अलंकार भी मैंने बता दिए हैं, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए आप पढ़िए इसे और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करिए। इसके लिए अगर समझ में आ गया हो अच्छी तरह से तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बेटे, धन्यवाद।